हेलो दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अपन जैसे हमने लास्ट में पीवाईक्यू चला रखे हैं, रिप्रोडक्शन के हमने कर लिए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। तो इसमें क्या है, लगभग जो क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं उनको अपन देखेंगे। उनसे क्या अपन को पता चल जाएगा कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। देखो, पढ़ा तो अपन ने सब कुछ है, पर वो एग्जाम में काम भी आना चाहिए। तो अपन वन बाई वन जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं 2016 से 25 तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, उन सब को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। यानी कॉन्ट्रासेप्टिव का कौन सा एक्शन सही मैच नहीं कर रखा है, ये पूछ रखा है इसमें। और सबसे पहला क्या रखा है, बैरियर मेथड जो है ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। सही बात है, बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकता है। दूसरा बोल रहा है इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। तो देखो, आईयूडी पढ़ोगे आप 3-4 तरह की, उनमें इसने कहा है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस फैगोसाइटोसिस को बढ़ाएगी और सप्रेस करेगी स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। तो ये बात भी ठीक है, आईयूडी भी ऐसा कर सकती है। अगला, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या करते हैं, प्रिवेंट और रिटार्ड करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म को और प्रिवेंट करते हैं ओवुलेशन को और फर्टिलाइजेशन को। तो ये बात भी ठीक है। यानी जो हार्मोनल मेथड है उसमें पिल्स भी हैं आपके, आईयूडी भी है, और ये ऐसा कर सकती हैं। अगर पूछा जाए वासेक्टोमी, तो वासेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट करती है। ये बात गलत है, क्योंकि देखो वासेक्टोमी जो है इसमें वॉस डिफरेंस को कट करके लाइगेट करते हैं या थोड़े बहुत पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये वासेक्टोमी जो है, ये वासेक्टोमी कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं रोकेगी। मतलब इसमें स्पर्म का बनना नहीं रोकेगा कभी भी। स्पर्म तो बनेंगे, आप रोक रहे हो इसमें ट्रांसपोर्ट को। तो ये बात एकदम से क्या हो जाएगी, गलत। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4th। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर। अब यहां ध्यान देना, इसमें पूछा है कि 16 ब्लास्टोमियर से ज्यादा एम्ब्रियो है जो आपने कैसे बनाया, इन विट्रो, आईवीएफ, यानी इन विट्रो डेवलप किया आपने इस एम्ब्रियो को, और कहां ट्रांसफर करोगे आप इसको। तो देखो, फिम्बरी दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है ट्रांसफर का, सर्विक्स में कभी भी एम्ब्रियो को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आप फंसोगे इन दो ऑप्शंस में, यूट्रस होगा या फैलोपियन ट्यूब। आप बताओ, फैलोपियन ट्यूब में आप अगर ट्रांसफर कर भी रहे हो तो या तो 8 ब्लास्टोमियर या फिर अर्ली जाइगोट, अर्ली एम्ब्रियो बोलते हैं इसको, या फिर जाइगोट। या तो अर्ली एम्ब्रियो को आप अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर करो या फिर जाइगोट को ट्रांसफर करो, तो आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दो। अदरवाइज 8 से ज़्यादा या 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा का है तो यूट्रस में ही ट्रांसफर होगा। जनरली इसमें 32 ब्लास्टोमियर्स को हम ट्रांसफर करते हैं, पर अगर 8 से ज़्यादा का भी है तो कहाँ ट्रांसफर होगा, वो यूट्रस में। आंसर हो जाएगा इसका 3rd। तो इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें ना, तो फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडी। अब सीधा पूछा आपसे कॉपर आयन का क्या फंक्शन है कॉपर रिलीजिंग आयोडी में। तो आप बताओ, कॉपर आयन ये स्पर्म के लिए टॉक्सिक होते हैं, और इससे रिलेटेड आपने एक ही बात पूछी है या एक ही बात पढ़ी हुई है कि ये जो कॉपर आयंस हैं ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। तो आंसर हो गया इसका 1st। इसमें पूछा हुआ है इनहिबिट करते हैं गैमेटोजेनेसिस को, कोई मतलब नहीं इसका यहाँ पे। इसमें लिख रखा है दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन को रोकने वाली चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ ये जो कॉपर आयन है ये तो फैगोसाइटोसिस को कैसे सारी प्रमोट करते हैं। जैसे एक बात, एक कॉमन टर्म आप ही समझ सकते हो, जैसे अभी आने वाला भी होगा यहाँ, इनहिबिट ओवुलेशन वाला भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपसे पूछे फैगोसाइटोसिस को कौन प्रमोट करता है, बढ़ाता है, तो देखो फैगोसाइटोसिस को आपके कोई सी भी आईयूडी हो तीनों में से वो बढ़ा सकती है। क्योंकि फैगोसाइटोसिस में क्या करें, जैसे यूट्रस के अंदर आप किसी भी आईयूडी को रखोगे तो वो आईयूडी यूट्रस के लिए कैसी है, वो आईयूडी यूट्रस के लिए फॉरेन बॉडी है। तो उसको लेके यूट्रस के अंदर फैगोसाइटिक सेल्स का नंबर बढ़ना ही है, और फैगोसाइटिक सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो बताओ फैगोसाइटोसिस, तो स्पर्म यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ पहले से ही फैगोसाइटिक सेल्स ज़्यादा हैं, तो फैगोसाइटोसिस तो बढ़ेगा। तो फैगोसाइटोसिस को सारी प्रिवेंट करती हैं। फिर भी अगर आपको किसी एक को चूज करना पड़े तो जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है उसका तो काम करने का तरीका यही है। उसमें अपन आगे क्वेश्चंस में और देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ कपल वेयर मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, यानी सीधा सीधा कहा है कि आपको इसमें ओलिगोस्पर्मिया है मेल के अंदर। मेल के अंदर ओलिगोस्पर्मिया, इसका मतलब मेल के अंदर स्पर्म काउंट क्या हो रखा है, कम। तो आप बताओ कौन सी टेक्निक काम आएगी। तो देखो, पहली बात तो मेल के अंदर दिक्कत होती है तो या तो आप एआई करो या आईयूआई करो मेल के अंदर दिक्कत में, या फिर एक टेक्निक होती है आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये यूज कर सकते हैं। ये तो तब यूज करते हैं जब या तो मेल जो है वो इजैकुलेट करने में अनेबल है, यानी वो इजैकुलेट नहीं कर सकता, उसके अंदर इम्पोटेंसी है।
यानी इरेक्शन फेल्योर है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए एजैकुलेशन भी फीमेल ट्रैक्ट में नहीं हो पा रहा है। तो या तो एआई आईयूआई तब करते हैं, और ये ओलिगोस्पर्मिया में भी करते हैं। और एक आपने पढ़ा हो, ये ओलिगोस्पर्मिया में स्पर्म काउंट कम हो रखा है। एक आपने पढ़ा हो एजोस्पर्मिया, यानी स्पर्म है ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे अपन, स्पर्म लेंगे डोनर से और उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो इन सब में तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यूज करेंगे। और अगर स्पर्म के पास मोटिलिटी नहीं हो बिल्कुल ही, या स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाए, तो इस कंडीशन में क्या यूज करेंगे अपन, ICSI। इसमें आपसे पूछा है स्पर्म काउंट लो है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, थर्ड आंसर हो जाएगा। इसको कब करते अपन यूज, जब स्पर्म की मोटिलिटी क्या होती, कम, या स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाता। जैसे आपसे कह दिया कि उसका एक्रोसोम खराब हो रखा है, तो एक्रोसोम ही है जिसमें एंजाइम भरे रहते हैं और उसकी मदद से वो पेनिट्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। अब वो सहेली के बारे में आपसे पूछा है, सहेली कैसे काम करती है। तो देखो सहेली, जैसे मान लो ये लेयर है एंडोमेट्रियम किसकी, यूट्रस की, ये एंडोमेट्रियम है। इस एंडोमेट्रियम के ऊपर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं, यानी यहाँ आके एस्ट्रोजन काम करता है, ये रिसेप्टर मान लो एस्ट्रोजन के लिए। इस पे आके कौन काम करता था, एस्ट्रोजन। और इस एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को कौन ब्लॉक कर देगी, सहेली। तो आप बताओ एस्ट्रोजन का रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, तो क्या यहाँ पे आके एस्ट्रोजन काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब एस्ट्रोजन काम ही नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे इसका प्रोलिफरेशन भी नहीं होगा। और जब प्रोलिफरेशन नहीं होगा तो क्या एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। और एंडोमेट्रियम की थिकनेस ही नहीं बढ़ रही तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन आ जाए सहेली करती क्या है, तो सहेली ब्लॉक करती है किसके रिसेप्टर्स को, एस्ट्रोजन के। कहाँ, यूट्रस में, एंडोमेट्रियम पे। और किसको रोक देगी, इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम की एक प्रॉपर थिकनेस होना जरूरी है, और वो इस रिसेप्टर के ब्लॉक होने से नहीं आएगी, क्योंकि एस्ट्रोजन काम करेगा तब थिकनेस आएगी, और यहाँ एस्ट्रोजन काम ही नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। यानी आपको हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस सेलेक्ट करनी है। तो हार्मोन रिलीजिंग दो इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपने पढ़ी हुई है, एक तो प्रोजेस्टार्ट है और एक LNG-20 है। यहाँ LNG-20 में LNG की फुल फॉर्म होती है लीवो नॉरगेस्ट्रल, ठीक है। एक देखो लिपेस लूप है, ये नॉन मेडिकेटेड है, ये नॉन मेडिकेटेड है। ये कॉपर रिलीजिंग है, वोल्ट बैरियर मेथड है। ये हार्मोन रिलीजिंग है, ये वापस कॉपर, ये हार्मोनल। तो देखो ये तो हो गई कौन सी, नॉन मेडिकेटेड, गलत हो गया। ये बैरियर मेथड है, गलत हो गया। ये कॉपर रिलीजिंग, गलत हो गया। तो आंसर हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। आपसे पूछा इनमें से कौन सी डिजीज है जिसको आप कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। तो बताओ क्या जेनेटल हर्पीज को आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हो। तो 3 बीमारियां हैं जो कंप्लीटली क्योर नहीं होती, उनमें पहला तो जेनेटल हर्पीज है, इनका कंप्लीट क्योर पॉसिबल है, तो ये आंसर नहीं होंगे। पहला जेनेटल हर्पीज है, 2 और याद रख लेना, एक तो HIV है और एक हेपेटाइटिस बी है। तो HIV हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, ये दोनों बीमारी ऐसी हैं जो कंप्लीटली क्योर नहीं है। एक कौन हो गई, जेनेटल हर्पीज। एक बात और याद रख सकते हो आप, आपसे पूछा जाएगा ऐसी STD बताओ, ऐसी STD बताओ जिसमें फैलने का रूट तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, पर उसके अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन अफेक्ट नहीं होता, ये जेनेटल ऑर्गन अफेक्ट नहीं होता। तो देखो HIV में अफेक्ट होती है इम्यूनिटी, तो इसमें सेक्सुअल ऑर्गन अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें इम्यूनिटी अफेक्ट हो रही है। और हेपेटाइटिस बी के अंदर अफेक्ट होता है लिवर, इसमें लिवर अफेक्ट हो रहा है, इसलिए दोनों आंसर जाएंगे उस क्वेश्चन के। आपसे पूछा जाए उसके अंदर फैलने का रूट तो STD है, मतलब बीमारी तो है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, पर उसमें सेक्सुअल ऑर्गन कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये दोनों आ जाएंगे आंसर, ये भी याद रख सकते हो। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। मतलब कौन से के अंदर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सब में हार्मोन का रोल है। तो देखो सबसे पहले कॉपर टी वाले में कॉपर नहीं है, हार्मोन नहीं होता इसमें। कॉपर टी वाले में कॉपर आयन होते हैं, हार्मोन नहीं है। पिल्स वाले में हार्मोन है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हार्मोन है, पर बैरियर मेथड के अंदर हार्मोन नहीं है, ये कट गया। लैक्टेशनल एमिनोरिया में बिल्कुल हार्मोन है, प्रोलैक्टिन। पिल्स में हार्मोन है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर हार्मोन है। ये ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन का हाई अमाउंट पार्चुलेशन हो गया, उसके बाद में फीमेल जो है एक्टिवली मिल्क फीड कर रही है बच्चे के लिए, तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ा हुआ है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है, जिससे FSH LH दोनों कम रहते हैं। और FSH और LH दोनों ही कम रहेंगे तो ना तो फॉलिकल डेवलप होंगी, ना ओवुलेशन होगा, ना मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करेगा। इधर बैरियर मेथड लिख दिया, इसमें किसी भी टाइप का कोई हार्मोन इन्वॉल्व नहीं है।
पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर, ये ध्यान देना, एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया गया किसके अंदर, दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं हो पा रही है उसके अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जा रहा है, ऐसी टेक्निक का नाम बताओ। तो ट्रांसफर किसको किया जा रहा है, एम्ब्रियो को। आप बताओ क्या इसमें तो गैमीट को ट्रांसफर किया जाता है, इसका नाम ही गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है, तो ये गलत हो गया। इसके अंदर भी गैमीट को ट्रांसफर किया जा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर होगा इसमें से, इसमें से। तो देखो ZIFT दोनों में कॉमन है, तो इसमें जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, इसके हिसाब से दोनों सही है। अब बात आई ICSI और IUT की, तो ICSI IUT में से किसको प्रायोरिटी दें। तो देखो ICSI की फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है, ICSI है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर मेल के अंदर स्पर्म की मोटिलिटी खत्म है, या मैं कहूँ आपसे जो एक्रोसोम वाला पार्ट है उसमें कोई डिफेक्ट हो रखा है, तब आप क्या आंसर करोगे, ICSI। तो ICSI में तो आप एम्ब्रियो बना दोगे, तो इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो हो रहा है, पर इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर की कोई बात नहीं है। उसके लिए आपको वापस ZIFT या IUT को यूज करना पड़ेगा, और इसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर करवा रखा है, तो आंसर जाएगा ZIFT एंड IUT। तो ये इनविट्रो टेक्निक तो ये भी है, पर इसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर नहीं किया गया है, एम्ब्रियो बना है अभी, इसमें बनने की प्रोसेस है, इसलिए आंसर ZIFT IUT को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आपसे सिर्फ इतना पूछा है इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो आप मेरे बताओ क्या मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, गलत। इसमें मलेरिया है, गलत। कैंसर है, गलत। तो ये तीनों के तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कौन कौन सी, गोनेरिया, सिफिलिस एंड जेनिटल हर्पीस। इनको याद रख लेना, ये तो पता ही है आप सबको, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग STD आर नॉट क्योरेबल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 STD ऐसी हैं जिनका कंप्लीट क्योर पॉसिबल नहीं है, और वो कौन कौन सी हैं इसमें लिख भी दिया है। एक तो HIV है, कहाँ गई, एक तो जेनिटल हर्पीज है, हेपेटाइटिस B है, HIV है। इसको याद रखना, ध्यान रखना, इन दोनों के अंदर कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन इफेक्ट नहीं होता, इसमें लिवर होता है और इसमें इम्यूनिटी होती है। अगला आपसे पूछा है या तो प्रोजेस्टेरोन को अकेले या किसके साथ, कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन के साथ, कहां अपन यूज करेंगे। आप बताओ, एक बात और पता चल गई आपको कि एस्ट्रोजन को अकेले यूज नहीं करना है, या तो प्रोजेस्टेरोन को अकेले यूज करना है या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को कॉम्बिनेशन में यूज करना है। ध्यान रखना, जब कॉम्बिनेशन में भी यूज करेंगे तो रिलेटिवली हायर अमाउंट किसका रखेंगे अपन, प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरोन के कंपेरिजन में थोड़ा कम अमाउंट रखेंगे, ये बात क्वेश्चन से पता चल रही है। इंजेक्शंस के अंदर ये दोनों काम आ सकते हैं, पिल्स में काम आ सकते हैं, इंजेक्शंस में भी आ सकते हैं, इम्प्लांट्स में से आ सकते हैं। तो ओनली वाले तीनों कट जाएंगे, ओनली नहीं, तीनों में ही काम आ सकते हैं, तो आंसर चला जाएगा इसका सेकंड। इन ये तीनों ही हार्मोनल मेथड हैं, इन ये हार्मोन के कॉम्बिनेशंस काम आते हैं। आगे लिखा हुआ है वेनेरियल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। आप सीधा पूछा है कि वेनेरियल डिजीज है वो कैसे स्प्रेड हो सकती है, कैसे उसको आगे स्प्रेड किया जा सकता है। तो क्या स्टेराइल निडल से स्प्रेड हो सकती है क्या, तो ये तो हो गया गलत। यानी इन्फेक्टेड निडल लिखता तो सही बात थी, और यहां लिख दिया स्टेराइल, इसलिए गलत हो जाएगा। इधर लिखा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है उसके ब्लड को अगर ट्रांसफ्यूज किया जाएगा तो बीमारी फैल जाएगी, तो ये बिल्कुल ठीक है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बिल्कुल प्लेसेंटा को क्रॉस करके वायरस जा सकता है। किसिंग से बीमारी नहीं फैलेगी, सलाइवा के अंदर वायरस नहीं होता है। इनहेरिटेंस से भी बीमारी नहीं फैलेगी। ध्यान रखना, आपको इनहेरिटेंस वाले में दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखना, इनहेरिटेंस का मतलब है कि कोई जीन का डिफेक्ट आगे ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे मान लो डिफेक्ट था जीन के अंदर, और वो जीन का डिफेक्ट पेरेंट से कहाँ गया, चाइल्ड के अंदर या प्रोजेनी के अंदर, उसको बोलते हैं अपन, उसको बोलेंगे अपन कि वो इनहेरिटेबल है। और यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो मदर से बच्चे के अंदर या फीटस के अंदर क्या ट्रांसफर हो रहा है, वायरस या बैक्टीरिया। तो यहाँ ऐसा नहीं है, इनहेरिटेबल डिजीज नहीं है। इनहेरिटेबल डिजीज तो जेनेटिक होती हैं, जहाँ जीन या क्रोमोसोम का डिफेक्ट आगे ट्रांसमिट होता है। तो इसमें आप चूज करो कौन कौन सा। पहला तो हो गया गलत, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो बी और सी ओनली, और ये थर्ड में है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला अगला आपसे पूछा हुआ है कि मैच करो इस लिस्ट को। तो आप देखो, आपने वोल्ट पढ़ा होगा, ये फीमेल के अंदर यूज करने वाला बैरियर मेथड है। तो इसमें बैरियर मेथड क्या करता है, एंट्री को रोकता है स्पर्म की, कहाँ से, सर्विक्स से। तो पहले में तो फर्स्ट आ जाएगा। IUD वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो मतलब वासेक्टोमी का काम क्या है, तो वासेक्टोमी का काम है रिमूवल ऑफ वॉस डिफरेंस। यहाँ देखना, रिमूवल ऑफ वॉस डिफरेंस तो लिखा ही है। यहाँ पे एक आंसर और जा सकता है, कट एंड टाई, यानी वॉस डिफरेंस को कट कर रहे हो और लाइगेट कर रहे हो, ये भी आंसर जा सकता है। तो इसका सी का कौन सा हो गया, सेकंड। बात करें हम
आईयूडी वाले का, तो आईयूडी का क्या हो गया कि फैगोसाइटोसिस को बढ़ाएगा, किसके, स्पर्म के। ये कॉमन एक्शन है आईयूडी का, कोई सी आईयूडी कहोगे तो ये काम तो वो करेगी करेगी। ये हो गया। बात करें ट्यूबेक्टोमी की, तो ये फैलोपियन ट्यूब का रिमूवल हो गया। तो इसमें सीधा सीधा डी का 4 है, डी का 4 एक में ही आ रहा है, आंसर सेकंड। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। देखो ये बार बार यही पूछा जाएगा कि कौन हार्मोन है, कौन कॉपर रिलीजिंग है, कौन नॉन मेडिकेटेड है। इनको मैं वापस से आपको याद करा देता हूँ। ये कॉपर रिलीजिंग है, ये कॉपर रिलीजिंग है, ये हार्मोनल है और ये कॉपर रिलीजिंग है। तो इनमें से 3 तो कॉपर रिलीजिंग हो गई, तो ये तो हो गया कैंसिल। आपसे हार्मोनल पूछा है, वो एलजी 20 है। इसमें एक और बताया था मैंने आपको, प्रोजेक्ट स्टार्ट। ये तीनों कॉपर रिलीजिंग हो ही गई। एक और याद रख लेना, लिपेस लूप। लिपेस लूप जो है नॉन मेडिकेटेड है, इसको नॉन मेडिकेटेड याद रख लेना, ये हो जाएगी नॉन मेडिकेटेड। अगला, लिपेस लूप, वापस वही क्वेश्चन आ गया कि बताओ लिपेस लूप कौन से टाइप की आईओडी है। तो ये कौन से टाइप की आईओडी है, नॉन मेडिकेटेड है, यानी इसमें किसी भी टाइप का कोई मेडिसिन यूज नहीं हो रही है। अब आपको मैंने बता रखा है कि जो लिपेस लूप है इसको आप सीधे के सीधे इंसर्ट कर दो किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। तो ये यूट्रस में जाएगी, यूट्रस के लिए फॉरेन बॉडी है, तो यूट्रस इसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, फैगोसाइटिक सेल्स के नंबर को इंक्रीज कर देगा। तो जब यहाँ से स्पर्म पास होंगे तो यहाँ फैगोसाइटिक सेल्स पहले से ज़्यादा हो रखी हैं, तो इनका फैगोसाइटोसिस पहले से ज़्यादा हो जाएगा, तो फैगोसाइटोसिस ज़्यादा होगा। आगे आपसे क्रॉस मैच करवाया है, डायफ्राम फीमेल के अंदर यूज करने वाला बैरियर मेथड है। दूसरा लिख रखा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विद इन यूट्रस, अच्छा ये तो उधर जाएगा। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लिख रखा है तीसरा, और अगला लिखा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। इनको मैच करते हैं। आप बताओ डायफ्राम क्या करेगा। तो डायफ्राम कवर करता है सर्विक्स को, फोर्थ ऑप्शन। दे कवर सर्विक्स ब्लॉकिंग द स्पर्म, तो ये तो हो गया ए का 4। ए का 4 2 में आ रहा है, मतलब इनको तो हम पहले ही काट देते हैं। दूसरा लिख रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करेंगी बताओ, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को बढ़ाती है कौन, आईयूडी। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में नहीं जाएगा तो आईयूडी में जाएगा। तो ये तो क्या करती है, फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। जो पिल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन विद इन यूट्रस, इसको इधर आगे बढ़ना। अब बचा कौन, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया वो 6 मंथ की ड्यूरेशन है जो पार्चुलेशन के बाद चलती है, और उसमें प्रोलैक्टिन का अमाउंट हाई रहने की वजह से क्या वहाँ ओवुलेशन और मेसोसाइकिल रन नहीं करते हैं। तो अगर फीमेल बच्चे को एक्टिवली मिल्क फीडिंग कर रही है तो उसमें प्रोलैक्टिन का अमाउंट हाई रहता है, और उसकी वजह से उसके अंदर ओवुलेशन और मेसोसाइकिल रन नहीं करेंगे। तो इसमें एब्सेंस ऑफ मेसोसाइकिल फॉलोइंग पार्चुलेशन, इसको आप मैच कर लो। तो इसमें अपना ए में 4 आया, बी में फर्स्ट आया, सी में थर्ड और सेकंड का डाउट है, या डी में सेकंड थर्ड का डाउट है। डी कौन सा है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, डी में अपने थर्ड है, आंसर हो गया सेकंड। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, यानी इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और 2 स्टेटमेंट में से एसेशन रीजन में से आपको पहचानना है कौन सा एसेशन रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो देखो, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ आरसीएच या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो बताओ, क्या एमनियोसेंटेसिस के थ्रू आप सेक्स डिटरमाइन कर रहे हो, ये क्या आरसीएच की स्ट्रेटजी थी, या इसको तो बैन किया गया उल्टा, इससे तो फीमेल फेटिसाइड के केसेस बढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल भी इसकी स्ट्रेटजी नहीं है। दूसरा लिख रखा है बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ फीमेल फेटिसाइड। देखो, बैन कर रखा है एमनियोसेंटेसिस में, सही बात है। चेक का मतलब है यहाँ पे प्रिवेंट, यानी ये क्या कर रहा है, इसको प्रिवेंट कर रहा है, किसको, फीमेल फेटिसाइड के इंक्रीज होते हुए केसों को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, एसर्शन रॉन्ग है। तो एसर्शन तो फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला वही मैच ऑफ द कॉलम पूछा आपसे, पहला वेसेक्टोमी, दूसरा कोइटस इंटरप्टस, तीसरा सर्वाइकल कैप, अगला सहेली। आप मेरे बताओ, इनमें से सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, वेसेक्टोमी सर्जिकल मेथड है, सर्वाइकल कैप बैरियर मेथड है, और कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड है। सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो आपको बी में क्या आ रहा है, 4, बी में 4 एक में ही आ रहा है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बी में अपना क्या है, 4 एक में आ रहा है, फर्स्ट हो जाएगा। जो ज़्यादा वेरी कर रहा है उसको देखा करो, आंसर इजीली निकल आएगा। आगे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ऑब्लिक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेचुरल या ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है पहले से, ऐसा कॉन्ट्रासेप्ट
कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा नहीं है या नोट है, वहाँ तो पहले सर्कल करो, उसको हाईलाइट करो। आप बताओ नेचुरल जो है इसके साइड इफेक्ट तो मिनिमम है, पर इसकी फेल्योर रेट थोड़ी सी ज़्यादा है औरों से। तो औरों से इसकी फेल्योर रेट ज़्यादा होती है, पर साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये भी याद रख लेना। कोइटस इंटरप्टस नेचुरल है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस नेचुरल है, लैक्टेशनल एमेनोरिया नेचुरल है, लेकिन बोल्ट नेचुरल नहीं है, तो बैरियर मेथड है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? फोर्थ। अगला पूछा है आपसे, मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को अपन को क्या करना है? मैच करना है। आप बताओ नॉन मेडिकेटेड, वही पहले वाला सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन मेडिकेटेड लिपेज लूप है, ए में आएगा अपने थर्ड, दो ये कट गए, बी में फर्स्ट दोनों में दे रखा है, सी में सेकंड फोर्थ में से एक आएगा, तो सी हम देखते हैं पहले। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी एक ही अपने पास LNG-20, LNG-20 सी में 4, आंसर तो आ गया अपना फोर्थ। आप बताओ इम्प्लांट जो है इसमें क्या काम ले सकते हो आप? प्रोजेस्टेरोन। और कॉपर रिलीजिंग आईओडी कौन सी हो गई? मल्टीलोड 375। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? 4। अगला आपसे वापस वही मैच करवाया है, कॉपर रिलीजिंग आईओडी बता दो, कॉपर रिलीजिंग कौन सी होगी? मल्टीलोड 375। नॉन मेडिकेटेड बता दो, लिपेज लूप है। हार्मोन रिलीजिंग बता दो, LNG-20 है। और कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर हो गया आपका बोल्ट, तो सी में फर्स्ट आ रहा है। अब आप इसको मैच कर लेना जो भी आया, जैसे ए के अंदर अपना आया सेकंड, बी के अंदर आया अपना 4, ए के अंदर सेकंड, बी के अंदर 4, ये तो कट गए। सी के अंदर थर्ड फर्स्ट में से, सी के अंदर फर्स्ट, आंसर हो गया अपना 4। आगे पूछ रहा है व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ एडॉप्शन ऑफ IVF मेथड। इसको थोड़ा सा ढंग से समझो। आपसे कहा है कि जो IVF है उसको हम ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं, उसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं। अब आप बताओ किसी कपल के पास बच्चा नहीं है और IVF मेथड आ गया। अब किसी कपल के बच्चा नहीं है और IVF खूब सारा अवेलेबल है, IVF से बच्चा हो सकता है उनके, तो बताओ क्या वो ऑर्फन किड्स या अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो एक तो ये ड्रॉबैक है जो इसमें लिखा हुआ है कि अनाथ बच्चों का या ऑर्फन किड्स का एडॉप्शन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले उनको बच्चा अगर चाहिए था, संतान चाहिए थी, तो वो अनाथ आश्रम जाके ऑर्फन किड्स को एडॉप्ट कर लेते थे, गोद ले लेते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि ये इसका ड्रॉबैक है कि हाई फर्टिलिटी रिस्क है मदर के लिए, तो गलत बात है। मदर के लिए इसमें कोई रिस्क नहीं है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, आई मान लो बाहर एम्ब्रियो बनाया, उसकी कोई दिक्कत आई, तो कोई बात नहीं, वो एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करेगा और मदर को कोई रिस्क नहीं है। तो ये गलत हो गया। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट्स एक्सपेंसिव है, इसलिए ये थोड़ा खर्चीला प्रोसेस तो है। अगला कह रहा है कि हस्बैंड और वाइफ को नेसेसरी है डोनर होना, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। हस्बैंड और वाइफ का डोनर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेस और एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑर्फन से अनाथ बच्चे हैं, उनका एडॉप्शन थोड़ा क्या हो जाएगा? कम। तो डी सही है। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, बिल्कुल अवेलेबल है। सिटी, हर सिटी के अंदर लगभग IVF सेंटर आपको मिल जाएगा, तो नॉट अवेलेबल वाला भी गलत हो गया। आगे लिख रखा है पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ या अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये पॉसिबल है कि अर्ली एम्ब्रियो सर्वाइव ना करे, तो ये बिल्कुल सही है। आपको मैं बताऊं, इन विवो के अंदर हमारी बॉडी सारे के सारे मैकेनिज्म को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और यहाँ हम सारे मैकेनिज्म को इनविट्रो टेस्ट ट्यूब के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो सर्वाइवल रेट है एम्ब्रियो की इनिशियली, वो इन विवो में ज़्यादा है, इसमें कम है। इसका मतलब यहाँ ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि अर्ली एम्ब्रियो जो है वो सर्वाइव ना कर पाए, हो सकता है ऐसा। तो इसमें कौन कौन से हो गए? F अपना बिल्कुल सही है, और D सही है, B सही है, और F सही है। तो BDF ये सेकंड में हो गया, आंसर हो गया सेकंड। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना इसको। तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चंस थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, इनको आप अच्छे से देख रहे हैं। इनमें से बार बार यही कंसेप्ट पूछा जाता है, यही रिपीट होता रहता है। यहाँ तक आप पढ़ लो अच्छे से इसको। थैंक यू।